UPSC Engineering Services versus UPSC Civil Services. What if I told you the toughest choice isn't cracking the right examination, but it is the life which you want to live after you crack the examination? एक आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देता है और दूसरा आपको टेक्निकल कमांड देता है. So, which one you should choose in your life? आज के इस वीडियो में अगले कुछ मिनटों में I'll help you decide which path you should choose based on work profile, power, posting, growth, impact and lifestyle, without the unusual myths. Stay with me and by the end of the video, you will know who should pick what. Hello everyone, welcome to the channel, and those of you who are new here, I am Manas De, a civil engineer and IS officer currently working in CPWD, and in this channel, we mentor core sector engineers like you to choose the best career paths which suits your profile. सबसे पहले ये जान लो कि दिस वीडियो इज ओनली फॉर देम जिन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि वो गवर्नमेंट सेक्टर को ही अपना करियर बनाना चाहते हैं. ऑलराइट, आप एक इंजीनियर हो एंड अपने करियर के शुरुआती क्रॉसरोड्स में खड़े हो एंड आपके पास दो रास्ते हैं, एक यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज करने का एंड दूसरा यूपीएससी सिविल सर्विसेज करने का. एक तरफ ईएससी एक ऐसा करियर पाथ है जहां पे कोर टेक्निकल को आप अपना करियर बनाते हो, वहीं दूसरी तरफ एक और पाथ है जो कि है सिविल सर्विसेज का पाथ एंड यहाँ पे आपको पावर, सोसाइटल इन्फ्लुएंस, ये सब कुछ मिलता है. दोनों ही पाथ्स अपने अपने डोमेन में आपको गवर्नमेंट सेक्टर के पीक पे पहुंचा देती है, which is Group A gazetted officers. But here's the catch: they both demand completely different things from you, and if chosen wrongly, तो आपका पूरा करियर आपके लिए बहुत ही हेवी हो जाता है. So हाउ टू फिगर आउट आपके लिए अच्छा क्या है, इसको जानने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि फंडामेंटली ये दोनों सर्विसेज क्या कुछ ऑफर करते हैं अपने अपने करियर्स में. ऑनेस्टली बताओ, अगर आपको चूज करने दिया जाता है कि कौन सा करियर आपको चूज करना है, तो ऐसे कौन से पैरामीटर्स होंगे जो सबसे पहले आप स्कैन करोगे अपने करियर को चूज करने के लिए? सैलरी, पावर, फेम, पॉपुलैरिटी, राइट? बट लेट मी टेल यू, ऑल दिस पैरामीटर्स जो अभी तक आपने सोचे हैं, ये सारे के सारे गलत पैरामीटर्स हैं टू स्टार्ट विथ. ये सारे के सारे पक्ष जो आप अभी सोच रहे हो, दे बिकम नल एंड वॉइड फॉर यू once you enter into the service. When you get into these services and you get these facilities, for others it may be a great facility, but कुछ दिनों के बाद ये facilities आपको मैटर करना बंद कर देते हैं. What actually matters is, are you enjoying your work? And if you are not enjoying your work, it will be very heavy and आप बहुत ही अनप्रोडक्टिव वे में अपना करियर को प्रोग्रेस करोगे. So, before we get into big offices, perks, facilities and good bungalows, let us first understand the core philosophy of these two services. देखो, अगर आपको स्पेशलिस्ट बनना है, स्पेशली किसी एक टेक्निकल पैरामीटर में, then I think ESC should be your aim. वहीं on the other hand, अगर आपको एक जनरलिस्ट बनना है, Jack of everything, master of none, then I think you should choose civil services. इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू रिक्रूट होने के बाद आप इंडिया के टॉप नॉच इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में काम करते हो. यहाँ पे आप काम करते हो इन इंडियन रेलवे, CPWD, MES, एक्सेट्रा. आपका पूरा का पूरा प्रोफेशन एंड करियर इंजीनियरिंग डोमेन के अराउंड ही रिवॉल्व होता है. आप डिजाइन करोगे, प्लानिंग करोगे, एग्जीक्यूशन करोगे, एडमिनिस्ट्रेशन भी करोगे, बट ऑल दोज थिंग्स विल बी डन प्योरली ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स. So, if you genuinely love engineering and get a kick out of solving some complex engineering problems, then IES is the go-to place for you. Alright, now let's flip the coin and talk about civil services. Civil services को डिजाइन ही किया गया है जनरलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए. But here's the fun fact: although it's a generalist role, engineers are the dominating ones who are making into selections of UPSC civil services. About 2/3 of entire selections of civil services are engineers. But then again, ऐसा कौन सा competitive examination है जहाँ पे engineers recruit नहीं होते? Now once you are into it, your service is not exactly technical or related to only one field. One day as IS आप land records को sort out कर रहे होगे, next day आप public health program को roll out कर रहे होगे, shaping education policy and managing a crisis as a district magistrate. So ये बात उनके लिए है जो technically बहुत ज़्यादा deep नहीं जाना चाहते किसी एक particular subject पे, but एक generalist manager बनना चाहते हैं and social issues में काम करने में उनको ज़्यादा interest है या मजा आता है. अब कुछ लोग ये कहते हैं कि इंजीनियरिंग सर्विसेज को आप सिविल सर्विसेज के साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते हो. There are faster promotions, better production facilities in civil services as compared to engineering services, which is not exactly true. I'll be talking about it in the perks and facilities section, and आपको समझ में आएगा कि barring few services through civil services जो आपको मिलते हैं, उनको छोड़ के बाकी बहुत सारे ऐसे services हैं जिसके comparison में engineering services के departments are comparatively better. But before comparing perks and facilities, पहले ये समझते हैं कि आपको क्या choose करना चाहिए. देखो, engineering करने के लिए दो तरह के लोग आते हैं.
पहले वो जो जेन्युइनली उस पर्टिकुलर ब्रांच में इंटरेस्टेड होते हैं, दे एक्चुअली वांट टू डू समथिंग मार्वेलस और फिनोमिनल इन दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और ब्रांच व्हिच दे हैव चूजन। एंड दूसरे वो लोग होते हैं जो सिर्फ ग्रेजुएशन करने के लिए आते हैं, दे डोंट हैव एनीथिंग पर्टिकुलर इन देयर माइंड, उनको मिल गया एंड दे हैव टेकन इट, दे जस्ट वांट टू गेट ग्रेजुएशन एंड जंप ऑन टू सम जॉब। नाउ इन द मिडस्ट ऑफ इट उनको ये लगा कि मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में ही कुछ करना है, एंड अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो सिविल सर्विसेज आपके लिए बेस्ट है। अगर आप पहले कैटेगरी में आते हो यानी कि यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन योर प्योर कोर टेक्निकल ब्रांच, देन यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज शुड बी द गो टू एग्जाम फॉर यू। वहीं अगर आप दूसरे कैटेगरी में आते हो जहां पे आपको अपने ब्रांच के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, देन आई डोंट थिंक दैट यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज विल बी अ गुड थिंग फॉर यू। क्योंकि जब आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू किसी एक डिपार्टमेंट में जाते हो तो मोस्टली आप उस डिपार्टमेंट में आपके रिलेटेड ब्रांच से रिलेटेड काम ही करते रहते हो। मैकेनिकल के हो तो मैकेनिकल से रिलेटेड काम करोगे रेलवेज में, सिविल के हो तो सिविल से रिलेटेड बिल्डिंग्स बनाओगे, ब्रिजेस बनाओगे, रेलवे ट्रैक्स बनाओगे वगैरह वगैरह। सो बेसिकली द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट आप पूरी लाइफ आप उसी टेक्निकल पैरामीटर्स को देखते रहोगे, उसी टेक्निकल ब्रांच को देखते रहोगे। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट इट विल बी रियली अनप्रोडक्टिव वे ऑफ वर्किंग, क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, आपको मजा ही नहीं आएगा उसमें। ऑन द अदर हैंड अगर आप एक जनरलिस्ट हो, आपको बस ग्रेजुएशन करके निकलना है एंड आपको गवर्नमेंट सेक्टर में ही आना है, देन सिविल सर्विसेज विल प्रोवाइड द टाइप ऑफ फैसिलिटीज एंड पर्क्स एंड प्रमोशंस एंड अपॉर्चुनिटीज जो आपको कहीं और मिल नहीं सकता। सो इन दैट केस डेफिनेटली यू शुड गो फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड यू शुड टारगेट IAS IPS। नहीं मिलता है, अदर डिपार्टमेंट्स आर ऑल्सो ओके फॉर यू। अब आते हैं ऐसे एक सेक्शन के पास जो कि इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड तो हैं but they are also okay and rather they are more interested in joining civil services. Now इनके लिए civil services versus engineering services का एक कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है। So in next section let us compare perks and facilities, public recognition in engineering services versus civil services. देखो अगर हम civil services में IAS and IPS की बात करें तो definitely there is no match to these two services in terms of perks, facilities, postings, promotions, power, everything. क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा आप पब्लिक डीलिंग करते हो। मोर इज द पब्लिक डीलिंग, मोर इज द पब्लिक इंटरफेरेंस, more is your recognition and more is your fame. But if we see other services जो कि allied services भी बोले जाते हैं, जो आप civil services के थ्रू मिलते हैं, if you see those services there is not much public interaction, there is not public engagement and because of that उनके भी powers बहुत limited होते हैं and in many respects their perks and facilities are less as compared to some of the departments which you get in engineering services. Say for example IRMS, यहाँ पे जो आपको बंगलोज मिलते हैं, जो आपको पर्क्स एंड फैसिलिटीज मिलते हैं, जिस तरह के आपको प्रमोशंस मिलते हैं, जो आपको वर्क अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, दे आर मच हायर एज कम्पेयर टू सम ऑफ द सर्विसेज जो आपको सिविल सर्विसेज के थ्रू मिलेंगे। अल्टीमेटली इफ यू सी इट ऑल बॉइल्स डाउन टू पावर एंड पब्लिक एंगेजमेंट। Now definitely public engagement is much less in engineering services, but in terms of power to take financial decisions, in terms of power to take decisions for major infrastructure projects, जब आपको इस तरह के powers दिए जाते हैं तो definitely these departments become much powerful as compared to some of the other allied services. जैसे for example आप executive engineer हो सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में, आपके एक सिग्नेचर से एक पूरी की पूरी बिल्डिंग की ब्लूप्रिंट लाइफ में आ जाती है। सिमिलरली अगर आप इंडियन रेलवेज में हो, योर वर्क्स, योर डिसीजंस विल डिसाइड द हाइट, लेंथ, विड्थ ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रिज, जैसे कि चनाब ब्रिज। तो इस तरह के डिसीजंस में आप इन्वॉल्व होते हो एंड दैट्स वेयर योर पावर लाइज। बट दीज पावर्स आर मोस्टली टेक्निकल इन नेचर एंड आउटसाइड योर डिपार्टमेंट very few people or almost no people will know about you. Public bridge तो देखती है but they hardly know who is the one who has executed that bridge. Rather they also don't know which department is responsible for executing this bridge. इसका अपसाइड ये है कि आपके डे टू डे वर्किंग में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत कम रहता है। वहीं सिविल सर्विसेज में स्पेशली एज IAS ऑफिसर्स आपका जो वर्क रहता है बहुत ज़्यादा ब्रॉडर होता है। आप डिस्ट्रिक्ट के हेड होते हो, सो आप रेवेन्यू से रिलेटेड डिसीजंस लेते हो, आप लैंड से रिलेटेड डिसीजंस लेते हो, आप पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड डिसीजन लेते हो, स्कूलिंग के रिगार्डिंग डिसीजन लेते हो एंड योर डिसीजंस अफेक्ट अ लॉट ऑफ पब्लिक and there is a lot of public engagement between you and the public, and because there is public engagement you will be under immense political pressure in IAS, but that's the case for IAS and IPS only. बाकी के allied services में इस तरह का public dealing नहीं होता, public political pressure नहीं आता and यहाँ पे mostly आप जो करोगे that will be saving your job, making sure आप regular promotion ले रहे हो,
आप अपना जो फाइल वर्क्स है वो अच्छे से कर रहे हो एंड गेटिंग, so basically there is not much enrichment in the skills that you are getting in those services, in those allied services. Engineering services के थ्रू आने वाले डिपार्टमेंट्स में काम करने का एक और एडवांटेज ये है कि आप एक पर्टिकुलर नीश में एक्सपर्टीज हासिल करते हो एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम से 10 ईयर्स 15 ईयर्स आप उस पर्टिकुलर नीश में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट जब हो जाते हो, यू कैन ओपन योर ओन कंसल्टेंसी फर्म, you can give expert opinions to private sector bodies and your opinions will be valued a lot. So your personal value, personal brand increases a lot in terms of your skill. In IAS, IPS आपका पर्सनल ब्रांड, पर्सनल वैल्यू इसलिए होता है क्योंकि आप उस सीट पे हो, वहाँ पे आपको फेम मिल रहा है बिकॉज ऑफ द पब्लिक इंगेजमेंट. अदर अलाइड सर्विसेज में चूंकि आप बहुत ज़्यादा कुछ एनरिचमेंट कर नहीं रहे हो अपने पर्सनल स्किल्स के लिए, सो यू डोंट गेट रिवॉर्डेड मच. So that's where I see the advantage of engineering services as compared to civil services. In fact, अगर आप allied services में हो and आप उस particular service के बारे में पढ़े नहीं हो, it will be more difficult for you to catch up. Suppose आप ICLS में चले गए, Indian Corporate Law Services, and you don't know anything about law. You have read civil engineering. आपको पहले तो शुरुआत से शुरू करनी पड़ेगी एंड इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन लॉ इट विल बी रियली बोरिंग एंड डिफिकल्ट फॉर यू टू प्रोग्रेस इन दैट करियर एंड गेन मच एक्सपर्टीज. So long story short, you have to decide whether you have actual interest in a particular niche, technical niche. If that is the case, go for engineering services. If you actually want power, fame, then go for civil services and choose IAS, IPS. That will be more preferable. Now let's talk money and perks and allowances. देखो, both civil services as well as UPSC engineering services, दोनों में ही जब आप enter करते हो, you enter at level 10 of 7th पे CPC. एंड यहाँ पे जो आपका सैलरी रहता है मोर और लेस सेम रहता है, बट पर्क्स एंड अलाउंसेस, फैसिलिटीज़ वो काफ़ी ज़्यादा मैटर कर जाते हैं. अगर आप IAS या IPS बनते हो देन यू गेट रियली बिग फैसिलिटीज, बिग बंगलोज, सिक्योरिटी, एडिशनल स्टाफ्स टू टेक केयर ऑफ यू एंड a lot of public fame. On the other hand, अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू आते हो तो बारिंग फ्यू डिपार्टमेंट्स लाइक इंडियन रेलवेज आपको कुछ भी नहीं मिलता है, बहुत कम फैसिलिटीज मिलते हैं. इंडियन रेलवेज इज समथिंग जो कि थोड़ा बहुत अच्छा फैसिलिटी देता है एंड यू कैन कंपेयर इट विद अदर सर्विसेज ऑफ सिविल सर्विसेज. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, चाहे वो CPWD हो, चाहे वो MES हो, चाहे वो CS रोड्स हो, आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, आपको फैसिलिटीज वाइज बहुत ही छोटा फील होगा एज कम्पेयर टू सिविल सर्विसेज. द बॉटम लाइन इज बोथ द सर्विसेज प्रोवाइड अ सिक्योर एंड स्टेबल जॉब एंड एनरिच योर करियर इन देयर करस्पॉन्डिंग फील्ड. जो भी फील्ड आपको पसंद है उसमें आपको काफी एनरिचिंग वैल्यू मिलता है. ओके, नाउ दैट वी हैव कंपेयर्ड पर्क्स एंड अलाउंसेस एंड पब्लिक रीच, एनीथिंग एल्स दैट इज लेफ्ट आउट फॉर कंपैरिजन? I think yes, we have left out the posting part. Transfer policies of people recruited through ESE and CSE are completely different. Civil services में आपको एक कैडर अलॉट किया जाता है and that is your state cadre. And for most part of your tenure आप उसी स्टेट के रहते हो. So basically you get more stable in terms of location. आप एक ही स्टेट पे रहते हो, रोटेट करते रहते हो अपने ट्रांसफर्स को, तो आपके बच्चों की पढ़ाई, आपका फैमिली एक पर्टिकुलर जगह पे स्टैब्लिश होता है. इसके अलावा चूंकि आप अच्छे खासे पोस्ट पे हो, यू गेट गुड कॉन्टैक्ट्स ऑन दैट स्टेट एंड यू हैव गुड होल्ड ऑन दैट स्टेट. ऑन द अदर हैंड, एज IAS आप frequent transfers के लिए liable होते हो. Every 3 to 4 years you get pan India transfers. The good part of this is that you get to see different cultures of India because ours is a very diverse country and आप डिफरेंट लैंग्वेजेस सीख जाते हो, आप डिफरेंट कल्चर सीख जाते हो, आपको समझ में आता है कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग वर्क कल्चर कैसा है, लोग कैसे हैं, एवरीथिंग इज देयर. The downside of it is that your family suffers a lot. So because you will be transferred every 3 to 4 years, you won't be able to make concrete contacts in that state, concrete friends in that particular locations. So these are the downsides. So everywhere it has pros and cons. You have to weigh in all the things. So we have covered the job, the power, the pay, promotions and postings. Now it all comes back to you. There is no better service, only the service that is better for you. Choose engineering services if you are a true engineer. If you love the technical subjects and want to build a career using that knowledge. If you prefer focused, expert-driven environment. And if you are up to all India transferable jobs, this is an important parameter कि आपका transfers every 3 to 4 years होगा, उसको आपको मान के चलना है. अगर आप okay हो
you should choose this. Also, अगर आपको political influence ज़्यादा पसंद नहीं है, ज़्यादा pressure पसंद नहीं है, then I think you should choose engineering services over civil services. On the other hand, you should choose civil services अगर आपको interest है broader aspects में rather than just niche engineering. If you are into social issues, policy and management, and seeing engineering background as a greater tool for generalist role, तो आपको सिविल सर्विसेज के लिए जाना चाहिए. इसके अलावा अगर आपको पब्लिक रिकॉग्निशन पसंद है, आप पॉलिटिकल प्रेशर झेल सकते हो, आप प्रेशर सिचुएशन में इमीडिएट गुड डिसीजंस दे सकते हो, देन सिविल सर्विसेज विल बी अ गो टू सर्विस फॉर यू. अल्टीमेटली व्हाटएवर यूनिफॉर्म यू चूज, दैट यूनिफॉर्म शुड फील लाइक योर सेकंड स्किन. आपको एक्चुअली टू द कोर वो पसंद आना चाहिए, एंड दैट्स हाउ you will be able to progress in your career. I think in today's India this is much needed. हम सभी लोग छोटे छोटे and small aspects को देख के अपना career decision ले रहे हैं, and because of that most of us are either not productive or not innovative. We don't actually enjoy our work because we are not choosing the right choice which is suited for ourselves. You should be wise in choosing which department, which sector you should go. Don't base your choice purely on the basis of perks and facilities. Perks and facilities, services, पैसा, ये सारे के सारे चीजें एक टाइम के बाद सैचुरेट हो जाते हैं. It's actually your interest which matters the most. That's it for today's video. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. वीडियो अगर पसंद आया तो ये वाला भी पसंद आएगा. Check out this video on a detailed podcast with ADG CPWD and get the insights of working in CPWD. That's it for today's video guys. I will see you in the next video. वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, एंड कमेंट करके बताओ कि आपका क्या टेक है सिविल सर्विसेज वर्सेस इंजीनियरिंग सर्विसेज में.